Hello everyone, I am Garima. Today I will explain your history chapter number 9 mobile and settled community. So let me start. First of all, what we are going to study in this chapter, first of all, introduction, characteristics of shifting agriculture, Ahom Mughals conflicts, Ahom and Shah Jahan, Ahoms and Aurangzeb, Battle of Sarai Ghat and Ghouls. फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका कि मोबाइल एंड जो सेटल कम्युनिटी होती है कि एक जगह ही बसे हुए लोगों के बारे में हम बात करेंगे, जो नोमाड्स होते थे, जो बंजारा टाइप लोग होते थे उनके बारे में, क्योंकि हमने बात की है फर्स्ट हमने किंगडम के बारे में स्टडी की है, किंगडम कैसे रोज़ हुई, वो कैसे फॉल उसका हुआ वो हमने डिस्कस किया। आपने एम्पायर समझे, अलग अलग रूलर्स को जाना है, समझा है उनको, उनके सिस्टम समझे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, कैसे सब जाना। दिल्ली सल्तनत क्या थी, विजयनगर एम्पायर के बारे में आपने स्टडी की, तो ये पिछले लेसन्स में आपने डिस्कस की है। मुगल्स में राजपूत मराठा के बारे में आपने जाना है, में स्टडी की आपने। आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स देखिए, टाउन्स देखिए, ट्रेडर्स के बारे में जाना आपने, इंडियन हिस्ट्री के बारे में स्टडी की। तो आपने एक चीज़ मिस की है, वो कौन सी चीज़ है? जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे। तो आज हम स्टडी करेंगे ट्राइब्स एंड नोमाड्स के बारे में। ट्राइब्स मीन्स होते हैं आदिवासी, नोमाड्स होते हैं बंजारा। तो मूव करते हैं इसकी ओर, ठीक है। तो लेट बी स्टार्ट। इंडिया के मिडिवल हिस्ट्री में राजपूत, मुगल्स एंड मराठा का शासन था, ये आप सभी जानते हैं। इस ग्रेट पावर्स के ग्रुप के साथ साथ स्मॉल ग्रुप लाइक अहोम्स एंड गोंड्स ने सरवाइव करने की और अपने किंगडम एस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश की थी उस दौरान, ठीक है। हालांकि इसमें से ज़्यादातर जो लोग थे वो खाना बदोश थे या पैदल चलने वाले लोग थे, ठीक है। फिर भी एक स्ट्रॉन्ग किंगडम को एस्टेब्लिश करने में एबल थे वो लोग। गोंड्स एंड होम्स ट्रेडिशनल रूप से एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे वो लोग। उनमें से ज़्यादातर लोगों ने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की, जिसके लिए उनमें से कुछ लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाते थे। उनमें कुछ देहाती खाना बदोश भी थे। इसमें देहाती खाना बदोश कौन होते हैं? जिनके साथ एनिमल्स होते थे, तो वो एनिमल्स को लेके जाते थे अपने साथ और ग्रेजिंग ग्राउंड की तलाश करते थे। ग्रेजिंग मीन्स होता है बेटा खुला जगह, जहाँ पर मतलब कि ज़्यादा पेड़ पौधे हों, जिनको काट करके वो अपनी एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते थे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। क्या होती है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल, पैच ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय कटिंग एंड बर्निंग द ट्रीज। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं 5 पॉइंट्स, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। पेड़ों को काटकर और जलाकर भूमि जो थी वो साफ की जाती थी, जो लैंड था वो क्लियर किया जाता था। सीड्स को ग्रुप में लगाया जाता था। इस प्रकार की खेती के अंडर जो फार्मर थे वो मिट्टी की जुताई नहीं करते थे, ठीक है ना, जैसे आजकल करते हैं। 2-3 ईयर के बाद उस लैंड को छोड़ दिया जाता था, क्योंकि उपज कम होने से वीड सॉइल इरोजन एंड सॉइल फर्टिलिटी का वहाँ पर नुकसान होता था। ओके। फिर नए एरिया को क्लीन करते हैं और सभी लोग वहाँ पर पलायन या मिग्रेट कर जाते हैं। ये कल्टीवेशन जो था वो सबसे वेस्टफुल मेथड रहा है, क्योंकि इससे वन की कटाई, डिफोरेस्टेशन होता है और एनवायरनमेंट भी इससे खराब होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता था उस दौरान, ठीक है। You will be surprised to know that shifting agriculture is still practiced in some parts of the world. आप ये जानकर सरप्राइज होंगे कि वर्ल्ड में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करने की जो प्रैक्टिस की जाती है वो आज भी की जाती है, ठीक है ना। इंडिया में इसे झूमिंग के नाम से जानते हैं। ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में की जाती है, जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा एंड नागालैंड। लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ। यद्यपि अहोम एंड गोंड्स खानाबदोश थे, फिर भी वो इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने में सक्षम थे। अहोम ने असम के कुछ पार्ट्स में अहोम किंगडम को एस्टेब्लिश किया एंड 600 ईयर तक रूल किया। सुखाफा अहोम किंगडम का फाउंडर था। ओके, ये लर्न कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट पैराग्राफ। अहोम किंगडम ने अगले 300 ईयर तक अपनी पावर्स को स्ट्रॉन्ग किया। पहला विस्तार यह था। चुटिया चुटिया किंगडम को 1522 ने सुहंगमंग ने हड़प लिया था,
जो एक्सपेंशन केवल अहोम की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर का ही नहीं था, बल्कि अहोम के पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस के कारण भी था। फॉर एग्जाम्पल, सुहंगमंग कि एक हिंदू नाम स्वर्ग नारायण को अपनाने वाले पहले अहोम किंग थे। इन्होंने हिंदू रिलीजियस को फॉलो किया और अपना नाम भी चेंज किया। 16 सेंचुरी के मिडल तक अहोम का ईस्टर्न असम पर कंट्रोल था। 17 सेंचुरी में 1682 में ईटाखुली की लड़ाई के बाद अहोम ने कोच हाजो पर अपना कंट्रोल कर लिया था। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अहोम मुगल्स कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब कि अहोम एक छोटी जनजाति थी, जंगल में रहने वाली थी, बंजारा टाइप लोग थे, फिर भी उन्होंने कोशिश की कि वो हर एक मुगल से या राजा से लड़ाई करें और अपनी जो जनजाति है उसको आगे फॉरवर्ड करें। ओके, तो उनका संघर्ष कैसा था, उनकी लड़ाई या झगड़ा कैसा था उस दौरान। अहोम मुगल संघर्ष का वर्णन 1615 में अहोम किंगडम पर मुगल अटैक और 1682 में इटाकुली की फाइनल बैटल के बीच के टाइम से है। इस टाइम में दोनों पावर्स के अप्स एंड डाउन देखने को मिले। अहोम किंगडम मानस रिवर तक स्प्रेड हुआ था, जो 1826 में ब्रिटिशर के इंडिया आने तक वेस्टर्न बाउंड्रीज तक था। स्टार्टिंग से ही अहोम एंड मुगल्स के बीच रिलेशन क्या थे, एनिमीज टाइप थे। इसके लिए बेसिकली 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कूच बिहार के साथ मुगल्स अलायंस जो थी वो अहोम का वेस्टर्न एनिमी था, और नॉर्थ ईस्टर्न सीमाओं पर मुगलों की उन्नति। ये मेन 2 पॉइंट थे जिनसे कि अहोम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाए थे। ओके, फिर है मुगल्स एंड अहोम किंगडम के बिटवीन पहला खुला मुकाबला 1615 और 16 में हुआ था। कन्फ्लिक्ट का मेन रीज़न यह था कि मुगल्स ने रतन सिंह व्यापारी को निकाल दिया था, बट मुगल्स अपने एम्बिशन में फेल रहे। असम में पहली विनाशकारी जो फेलियर के कारण थे, वो मुगल ने अपने जो डिफेंसिव एंड सुलह की जो नीति थी को फॉलो करना कंटिन्यू रखा, बट अहोम को उनकी सक्सेस ने एंकरेज किया। ठीक है, और शत्रुतापूर्ण नीति का पीछा करना जारी रखा। अहोम ने मुगल्स के कब्जे वाले अनेकों विद्रोह रिबल्स जो थे को एंकरेज किया एंड सपोर्ट किया, जिन्होंने कामरूप को ऑक्यूपाइड कर लिया था। हालांकि जो अहोम थे कामरूप से मुगल्स को उखाड़ने में फेल रहे थे, बट वो मुगल्स को कष्ट देने में उस टाइम पर सफल रहे थे। उन्होंने कोशिश पूरी की कि वो मुगल्स पर अपना कंट्रोल कर लें और वहाँ की सत्ता को अपने हाथ में ले लें। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर जो इसमें नहीं है, अहोम्स एंड शाहजहां। अहोम्स एंड मुगल्स के रिलेशन ने शाहजहां के अंडर एक नया टर्न लिया था। 1636 से 1639 में अनेकों संघर्षों के बाद फैब 1639 में एक शांति संधि पर सिग्नेचर किए गए थे। जनरल मोमई तमूली बार रखा एंड मुगल कमांडर अल्लाह यार खान के बीच असुरार अली की संधि के अकॉर्डिंग गुवाहाटी से शुरू होने वाला वेस्टर्न असम मुगल्स के हाथों में चला गया था। अहोम किंग ने फर्स्ट टाइम कामरूप में मुगल्स पोजीशन को औपचारिक रूप से एक्सेप्ट किया और मुगल्स ने भी अहोम की इंडिपेंडेंस को स्वीकार कर लिया। अहोम किंग एग्री हो गए कि कामरूप में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, और ट्रेड के अलावा कॉमर्शियल इंटरेक्शन फिर से शुरू हो गया था, वो मिल गए थे आपस में। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, अहोम्स एंड औरंगजेब। देखो, औरंगजेब आफ्टर असेंडिंग ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली ऑर्डर मीर जुमला टू इन्वेड कूच विहार एंड असम टू री एस्टेब्लिश मुगल प्रेस्टीज इन ईस्टर्न इंडिया। मीन्स क्या है इसका, औरंगजेब ने दिल्ली के थ्रोन पर चढ़ने के बाद मीर जुमला को कूच विहार पर अटैक करने का ऑर्डर दे दिया था और ईस्टर्न इंडिया में मुगल्स की प्रतिष्ठा को फिर से एस्टेब्लिश किया। ठीक है, कूच विहार पर कब्जा करने के बाद मीर जुमला ने 1662 की स्टार्टिंग में असम में एंटर किया, और मीर जुमला ने असमीज जो
द्वाप मनहा के एंड गुवाहाटी के बिटवीन ऑफर की कमज़ोर बाधाओं को आसानी से ठुकरा दिया था। कुछ ही टाइम में पंडू, गुवाहाटी एंड कजली पर कब्जा कर लिया था, बट उनकी सक्सेस जो थी वो शॉर्ट टाइम लिव थी, क्योंकि 1663 में उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए वो ज़्यादा दिन तक रूल नहीं कर पाए थे। ओके, बैटल ऑफ सरायघाट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बैटल ऑफ सरायघाट। तो बैटल कैसे था सरायघाट का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं कि इन्होंने किस तरीके से, अहोम जो है उन्होंने किस तरीके से सरवाइव किया अपने आप को, कितने साल तक उन लोगों ने रूल किया, अपनी किंगडम को बनाए रखा लड़ लड़ के। ओके, मुगल्स एंड अहोम्स के बीच मामूली कन्फ्लिक्ट जुमला की डेथ के बाद भी कंटिन्यू रहे, बट यह जो सरायघाट की बैटल में असमीज ने मुगल्स पर विक्ट्री हासिल की। 1671 में असम एंड मुगल्स के किंग उदय आदित्य सिंहा के बीच लड़ाई हुई थी। इस बैटल में मुगल्स जो थे असमीज की दहशत और क्रोध को बर्दाश्त नहीं कर सके। असमीज जो थे वो अपनी लाइफ एंड लिबर्टी के लिए लड़ रहे थे, और मुगल्स अपनी विक्ट्री और क्षेत्रीय विस्तार में और लग्जरी लाइफ के लिए लड़ रहे थे। मुगल्स को कामरूप से निकाल दिया गया और गुवाहाटी में अहोम द्वारा बड़े बड़े फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी कर दी या बनवाई गई उस दौरान। 1679 एडी तक अहोम्स अपने एरिया में बने रहे। 1681 में गधा अपना सिंह असम का एम्परर बन गया। गधा अपना सिंह असम का एम्परर बन गया। इसने तुरंत मंसूर खान से इसे वापस लेने के लिए सैनिकों को गुवाहाटी भेज दिया, जिन्होंने उस पर अपना कब्जा कर रखा था। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। 18th सेंचुरी के लेटर हाफ में अहोम की जो पावर कम हो गई थी। 1826 में ब्रिटिशर्स द्वारा अहोम किंगडम को एक रियासत के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था, जिसके बाद अहोम रूल एंड हो गया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट गोंड्स। गोंड्स कौन थे? ओके, Gonds like Ahom were another tribal people who fought against big power for their survival. गोंड्स अहोम जैसी ही एक आदिवासी थे जिन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए बिग पावर्स के अगेंस्ट फाइटिंग की थी। ठीक है, ये लोग आज भी सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति हैं। ज़्यादातर जो हिस्टोरियन हैं का बिलीव है कि गोंडवाना, जिसे अब ईस्टर्न मध्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है, इसे 9th एंड 13th सेंचुरी के बीच बनाया गया था। हालांकि वो अहोम की तरह एक बड़ा राज्य स्थापित नहीं कर पाए थे, बड़ी किंगडम नहीं बना पाए थे, बट फिर भी वे लॉन्ग टाइम तक छोटे इंडिपेंडेंट एरिया पर शासन करने मतलब उन्होंने किया, वो सक्सेस रहे इस काम में। उन्होंने 16 एंड मिड 18th सेंचुरी के बीच सेंट्रल इंडिया में 4 किंगडम में रूल किया, जैसे गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा, खेरला। मराठा पावर 1740 में गोंड लैंड में बह गई। जो मराठा पावर्स थी वो 1740 में गोंड लैंड में बह गई। उन्होंने गोंड राजाज जो थे को उखाड़ फेंका और अधिकांश टेरिटरीज को जब्त कर लिया था। ओके, ये उनका कुछ इतिहास है, वो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। कुछ गोंड्स जमींदार जो थे, जमींदारियां अभी तक बची हुई हैं। हालांकि गोंड्स कई ट्राइबल ग्रुप्स के इक्वल हैं, और वे जो हैं वो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं। कुछ गोंड्स ग्रुप जो हैं उनके पास अपने लैंड का बड़ा पार्ट है। दूसरे ग्रुप को एससी यानी शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जातियों में बताया गया है। इसका मीन्स है कि उन्हें और स्पेशल एंड सोशल इकोनॉमिक्स हेल्प की नीड है। सो स्टूडेंट्स, आई एक्सप्लेन ऑल द चैप्टर्स। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम।